जुलाई सीरीज की अच्छी शुरुआत, 150 पॉइंट चढ़कर 24,000 के पार निकला निफ्टी। महिंद्रा एंड महिंद्रा, HUL और रिलायंस ने भरा जोश। बैंक निफ्टी में भी करीब 300 पॉइंट की बढ़त। मिड कैप और स्मॉल कैप में भी रौनक। बिग स्टॉक्स और चार्ट जीपीटी पड़े सटी। कमजोर आउटलुक के बाद टूटा केपीआईटी टेक, करीबन 16% गिरकर बना एक्सीडेंट ऑफ द डे। साथ ही ऑटो सेक्टर से जुड़े होने के चलते टाटा टेक भी 3% फिसला, लेकिन नोमुरा की बुलिश रिपोर्ट से 5% भागा कार ट्रेड। उधर चार्ट जीपीटी टाइटन 2% चढ़ा। साथ ही जीएसके फार्मा, HDFC AMC में जोश। FMCG, रियल्टी और ऑटो शेयरों में आज जोरदार रफ्तार। 1.5% से ज्यादा चढ़े तीनों सेक्टर इंडेक्स। डाबर और नेस्ले वायदा के टॉप गेनर्स में शामिल। साथ ही कैपिटल मार्केट और कंज्यूमर ड्यूरेबल शेयरों में भी रौनक, लेकिन मेटल और केमिकल शेयरों में हल्का दबाव। जून में अनुमान से बेहतर बिक्री से M&M में टॉप गियर। शेयर करीबन 3% चढ़कर निफ्टी के टॉप गेनर्स में शुमार। साथ ही 19% से ज्यादा ट्रैक्टर सेल्स बढ़ने से एस्कॉर्ट क्यूबोटा ने भी पकड़ी रफ्तार। वहीं सेल्स आंकड़ों से पहले बजाज ऑटो, हीरो मोटोकॉर्प, मारुति और अशोक लेलैंड में भी तेजी। वाटरवेज लीजर की खराब लिस्टिंग, करीब 15% डिस्काउंट के साथ NSE पर 681 पर लिस्टिंग। CNBC आवाज ने वाटरवेज के महंगे वैल्यूएशन समेत कई रेड फ्लैग्स का किया था जिक्र। उधर एडवेट ज्वेल्स की दमदार लिस्टिंग। तो वहीं रेलवे शेयर्स में फर्राटा रफ्तार। नए ऑर्डर के चलते करीबन 11% दौड़ा राइट। साथ ही रेलटेल, टेक्समाको रेल में भी फुल तेजी। नमस्कार, CNBC आवाज मोतीलाल ओसवाल लाइव स्टूडियो में आप सभी का स्वागत है। आप देख रहे हैं ट्रेडर्स हॉटलाइन। मैं हूं आपके साथ श्रेया ठाकुर। मेरे साथ मौजूद है मेरी सहयोगी कंचन नौटियाल और आज के मेहमान मार्केट एक्सपर्ट manasjaiswal.com के मानस जायसवाल जी, जो अगले आधे घंटे आपके सवालों के जवाब देंगे, साथ ही बताएंगे कि इस मार्केट में करना क्या है। जुलाई सीरीज का आगाज दमदार। निफ्टी रखिएगा स्क्रीन पर। बैंक निफ्टी ऑलमोस्ट डेज हाई के आसपास ही हम कामकाज कर रहे हैं। 130 अंक ऊपर हम निफ्टी पर हैं और साथ ही एक बार बैंक निफ्टी रखिएगा। डेज हाई से थोड़ा फिसले, लेकिन अच्छी शुरुआत आज के सेशन की और करीब बैंक निफ्टी में भी हम 290 अंक ऊपर कर रहे हैं कामकाज। ब्रेथ इंटैक्ट है बाजार की आज। मिड कैप और स्मॉल कैप्स में भी खरीदारी होती हुई नजर आ रही है और जो स्पेसेस की लगातार हमने चर्चा की थी वो सारे स्पेसेस आज भी चढ़ते हुए नजर आएंगे आपको। ऑटो स्पेस नजर आएगा स्ट्रेंथ के साथ। FMCG, रियल्टी में भी अच्छी खासी तेजी। एक बार ब्रेंट रखेगा स्क्रीन पर और जिस तरीके से हमने कल छोड़ा था उसी के आसपास $73 के आसपास ही कामकाज करता हुआ ब्रेंट आपको नजर आएगा। तो यहाँ पर भी कोई खास मूव नहीं, तो ये तमाम चीज़ें पॉजिटिव है। अच्छी चीज़ ये है कि जून ऑटो बिक्री के जो आंकड़े आ रहे हैं वो पॉजिटिव है, उसका असर देखने को मिल रहा है। एक बार निफ्टी की कंट्रीब्यूशन रखेगा, क्योंकि ये देखना समझना ज़रूरी कि कैसे स्टॉक्स आज कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। आज निफ्टी के गेनर्स में आपको नज़र आएंगे महिंद्रा एंड महिंद्रा, जहां पर 3% की तेज़ी आज के सेशन में कंट्रीब्यूशन रखे। हाँ, निफ्टी का रिलायंस दिग्गज ये कंट्रीब्यूट कर रहा है। एक्सिस बैंक और FMCG पैक से भी स्ट्रेंथ आती हुई नज़र आ रही है। लेकिन ये रिकवरी कैसी नजर आ रही है और कौन से लेवल्स इंपॉर्टेंट, ये समझ लेते हैं मानस जी से। मानस जी, गुड मॉर्निंग वंस अगेन। और निचले स्रोत से अब हम सुधर कर डेज हाई के आसपास ही कर रहे हैं कामकाज। स्ट्रेंथ नजर आ रही है, क्या कन्विक्शन क्या बन रहा है आपका निफ्टी और बैंक निफ्टी पर स्पेशली, क्योंकि बैंक निफ्टी थोड़ी तो कोशिश कर रहा है आज के सेशन में। गुड मॉर्निंग शाह जी। तो देखिए, निफ्टी ने 10 डे मूविंग एवरेज पे सपोर्ट तो लिया है और आज अपने 10 डे मूविंग एवरेज को भी रीगेन कर लिया है। लेकिन कॉन्फिडेंस तब आएगा जब स्टॉक निफ्टी अपने कल के हाई को ब्रेक करेगा, 24,050 के ऊपर निकलेगा तो फिर खरीदारी करेंगे। उस केस में आपके स्टॉप लॉस 23,950 के नीचे रहेंगे और टारगेट रहेंगे 24,250 के, जो कि रीसेंट हाई था। तो अभी नहीं, थोड़ा वेट करें। 24,050 के ऊपर खरीदारी करेंगे, अभी थोड़ा वेट करना बेहतर रहेगा। बैंक निफ्टी की स्थिति थोड़ी बेहतर डेफिनेटली है। बैंक निफ्टी ने 10 डे मूविंग एवरेज पे सपोर्ट लिया है, लेकिन फिर भी मेरा समझना है कि जब 58,000 के लेवल ब्रेक करे बैंक निफ्टी, तभी यहाँ पर खरीदारी करें। अभी खरीदारी ना करें। अगर 58,000 के ऊपर सस्टेन करे तो 57,700 के स्टॉप लॉस से खरीदारी करेंगे 58,600 के टारगेट के लिए। ओके, तो ये थी राय निफ्टी और साथ ही साथ निफ्टी बैंक के ऊपर। चलिए आगे बढ़ा जाए और सबसे पहले वो नंबर आपकी स्क्रीन के ऊपर लेके आते हैं
जिसके थ्रू आप और हम हो सकते हैं कनेक्ट। व्हाट्सएप नंबर पे आपकी जो भी पोर्टफोलियो से जुड़े हुए सवाल हैं वो आप भेज सकते हैं। पार्ट ऑफ दिस जितने भी हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है वहाँ पे आप हमें टैग कर सकते हैं। श्रेया ठाकुर, कंचन नौटियाल को आप डायरेक्टली डीएम भी कर सकते हैं किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर। चलिए इसी कड़ी में सबसे पहले दर्शक अमृतसर से रणबीर जी हमारे साथ जुड़े हैं। रणबीर जी नमस्कार। नमस्कार मैम, नमस्कार जी बताइए क्या सवाल। मैम मेरे दो सवाल हैं। एक श्रीराम फाइनेंस पर हाँ मेरे जी। पास 500 शेयर हैं 955 के रेट पर, ओके और एक मेरे पास है सिरमा SYRM में, सिरमा SGS टेक्नोलॉजी, हाँ जी। उसके 150 शेयर हैं 1385 पे। 1385 लॉन्ग टर्म का नजरिया आपका, शॉर्ट टर्म का? जी लॉन्ग टर्म का। लॉन्ग टर्म का शुरुआत कर लेते हैं। श्रीराम फाइनेंस 500 शेयर्स पोर्टफोलियो में 955 की खरीद है, 1055 पे ये कारोबार कर रहा है। अगर इस सेक्टर की बात करी जाए तो इस सेक्टर में इस पर्टिकुलर स्टॉक ने एक अच्छा खासा परफॉर्मेंस ओवर द पीरियड ऑफ टाइम हमें दिखाया है। पिछले एक साल में भी करीबन 50% के जो रिटर्न है वो दिए हैं। अब आगे की जर्नी किस तरीके से देखें? मानस जी गुड मॉर्निंग। श्रीराम फाइनेंस जी गुड मॉर्निंग कंचन जी। तो देखिए पैटर्न तो बहुत पॉजिटिव है। अगर आप वीकली चार्ट पे जाएंगे तो वहां पर आपको एक ट्रायंगुलर फॉर्मेशन का ब्रेकआउट दिखेगा, जिसके टारगेट करीब करीब 1250 के आसपास आते हैं। तो अभी आप पोजीशन को होल्ड करें 1250 के टारगेट के लिए। एक स्टॉप लॉस जरूर से लगाएं 990 रुपए के नीचे, जहां पर स्टॉक का 20 डे मूविंग एवरेज आता है। ओके तो ये थी राय। श्रीराम फाइनेंस बता दिया आपको स्टॉप लॉस कहाँ पे लगाना है। दूसरा सवाल इनका सिरमा SGS टेक्नोलॉजी के ऊपर है, जहाँ पे 150 शेयर्स हैं पोर्टफोलियो में। 1385 की बाइंग है, 1428 के स्तर पे कारोबार कर रहा है। अगर मार्च से लेके अब तक का इसका चार्ट देखें तो क्या शानदार रैली यहाँ पे आई है। 750 से ये करीबन 1450 हो गया, पैसा ऑलमोस्ट डबल। अब क्या लगता है कि नीचे जाने की तैयारी कर रहा है, यहाँ अभी भी एक ब्लू स्काई बचा हुआ है? देखिए 1000 रुपए से स्टॉक हायर टॉप हायर बॉटम बना रहा है, और जब भी करेक्शन देखने को मिलता है तो 10 डे मूविंग एवरेज पे ही स्टॉक बेस बना लेता है, फिर से नया हाई बना लेता है। और अभी 2 दिन पहले स्टॉक ने 10 डे मूविंग एवरेज पे सपोर्ट लिया है। मेरा समझना है कि अपनी पोजीशन को होल्ड करें। 1340 का स्टॉप लॉस लगा लें। अगर हम ऊपर के टारगेट की बात करें तो सबसे पहले तो आपको 1500 रुपए को टारगेट करना है, लेकिन अगर 1520 रुपए के ऊपर निकला तो शायद आपको 1675 तक की रैली भी स्टॉक दिखा सकता है। ठीक है, सिरमा पर ये राय हो गई और ये पूरा स्पेस काफ़ी अच्छा रहा है और शानदार प्रदर्शन इस पर्टिकुलर काउंटर से भी देखने को मिल रहा है। तो होल्ड किया जा सकता है और टारगेट प्राइस 1500 तक से 1675 तक के आए हैं। 1340 का जरूर स्टॉप लॉस लगाइए। आगे बढ़ रहे हैं और रवि प्रसून जी से बातचीत की जाए नोएडा से जुड़ते हुए। रवि जी नमस्कार। नमस्कार मैडम जी प्रश्न आपका। नमस्कार मानस जी। तो मेरा प्रश्न है, मैं TTML खरीदा था 84 के रेट पे 2400 शेयर, तो इसमें क्या किया जाए? मैं काफी दिनों से इसमें ऑलरेडी किया है और मोर देन 2 years and 3 years से मैं इसको होल्ड किया हुआ। टाटा टेली सर्विसेज महाराष्ट्र लिमिटेड क्यों खरीदा था रवि जी आपने? क्या सोचकर खरीदा था ये स्टॉक? इसमें उस समय सोचा, मैंने जस्ट इनिशियल था, मैंने सोचा नहीं था, और मैंने फर्स्ट जो बाई किया था 157 पे बाई किया था। दैन एवरेज करता हुआ मैंने 84 के प्राइस पे अभी मैं, और कोई स्टॉप लॉस मेंटेन नहीं किया था आपने, राइट? नहीं, स्टॉप लॉस मैंने मेंटेन नहीं किया था, राइट। ठीक है, लॉस हो रहा है मानस जी को बहुत ज्यादा इस पर्टिकुलर काउंटर में, और मैं देख पा रही तो 263 तक गया था ये स्टॉक। अब 263 वाला स्टॉक 43 लेवल पर कर रहा है कामकाज, तो काफी ज्यादा करेक्शन हो गई है इस पर्टिकुलर काउंटर में और ये लॉस भी झेल रहे हैं। क्या किया जाए? देखिए कोई उम्मीद तो नहीं दिखती है जिसके बेसिस पे ये कहा जाए कि यहाँ से आप होल्ड करें और वापस रिकवरी होने के चांसेस हैं। और देखिए जब तक 50 रुपए का आंकड़ा ना ब्रेक करे, जहां पर स्टॉक का 200 डे मूविंग एवरेज है, तब तक तो आप बिल्कुल भी होप ना रखें। मेरी राय में अगर आप चाहें तो एक बार एग्जिट करें तो बेहतर रहेगा। खरीदारी वापस करेंगे अगर 51 रुपीज के ऊपर सस्टेन करना शुरू करे, 51 रुपए के ऊपर सस्टेन करना शुरू करे तो फिर से एंट्री करें। तो अगर आप देखें तो करीब आप एक तरह का एक स्टॉप लॉस लगा रहे हैं 8 रुपए का। अगर 51 रुपए के ऊपर निकलेगा तो 70 रुपए तक की रैली स्टॉक दिखा देगा, तो 51 रुपए के ऊपर खरीदेंगे। अभी के लिए निकलने की ही कोशिश करनी है। अभी के लिए यहाँ से आप अपनी पोजीशन एग्जिट करके चल सकते हैं। चलिए आगे बढ़ा जाए। राजस्थान से रमेश जी अब हमारे साथ जुड़ गए हैं। रमेश जी नमस्कार।
नमस्कार मैडम। जी बताइए। हाँ, मेरे पास 1,500 शेयर बीएससी के हैं। क्या करना है? मानस जी की रिकमेंडेशन पर ही खरीदे थे। ओके। हाँ, तो शॉर्ट टर्म व्यू है मेरा, इसमें सजेशन करें प्लीज। बाइंग प्राइस क्या है आपका? 4200। ओके। 4200 बीएससी, नो डाउट काफ़ी शानदार रैली बीएससी के अंदर हमें देखने को मिली है, लेकिन बाइंग काफ़ी हायर प्राइस पे यहाँ पे हो गई है और वहाँ से एक करेक्शन जो है वो देखने को मिला है। रिसेंटली हमने देखा था कि मई में 4200 तक की इसने एक जंप लगाया था, उसके बाद एक करेक्शन आ रहा है। मानस जी क्या करा जाए, क्योंकि 3930 के आसपास एक कारोबार कर रहा है। देखिए, शायद इन्होंने 17 तारीख को जो मैंने रिकमेंडेशन दिया था उस पे खरीदारी की होगी। 4200 के आसपास के प्राइस चल रहे थे, 4140 का स्टॉप लॉस था। तो अगर स्टॉप लॉस लगाया होता तो शायद इतना परेशानी ना होती। लेकिन अब क्योंकि स्टॉक को होल्ड कर लिया है तो आप एक काम करें, एक स्टॉप लॉस लगाएं 3175 का, 3775 का, 3775 का। अगर वो लेवल निकल जाए तो फिर आपको डेफिनेटली स्टॉक से निकलना पड़ेगा। अभी एक होप है क्योंकि करेक्शन के बाद स्टॉक कोशिश कर रहा है वापस 10-20 डे मूविंग एवरेज के ऊपर निकलने के लिए। तो अगर 4000 के ऊपर निकला तो आपको 4200 रुपए तक के प्राइस जहां पर आपने खरीदारी की है वो लेवल्स आपको देखने को मिल जाएंगे। अभी के लिए मैं केवल इतना बोलूंगा कि इस बार स्टॉप लॉस जरूर से लगाएं 3774 का। ठीक है, बेसी पर ये राय होती है, स्टॉप लॉस आपको मेंटेन करना है जरूर से और आप भी फिलहाल होल्ड कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, परेश कुमार जी हरियाणा से जुड़ रहे हैं हमारे साथ। परेश जी नमस्कार। हाँ नमस्कार मैडम जी, सवाल आपका? मैम मेरे सवाल दो काउंटर्स पर हैं, एक तो गॉडफ्री फिलिप्स और एक एचयूएल। ठीक है। तो गॉडफ्री फिलिप्स के मेरे पास 45 शेयर हैं 2300 रुपए की एवरेज प्राइस पे, और एचयूएल के 15 शेयर हैं 2525 रुपए की एवरेज प्राइस पर। तो ये दोनों ही काउंटर्स नहीं चलते हैं। एचयूएल तो मैं बहुत टाइम से होल्ड कर रहा हूँ, उसमें मूवमेंट ही नहीं आ रही है। तो क्या कीजिए दोनों काउंटर्स में? ठीक है, दोनों ही काउंटर्स आपने सही कहा कि कोई खास रिटर्न्स नहीं दे रहे हैं। इनफैक्ट 2300 आपने अपनी खरीद बताई गॉडफ्रे फिलिप्स की और 2174 पे कर रहा है कारोबार, यहाँ पर तो बहुत लॉस झेल रहे हैं आप। एचयूएल में भी आपने 2525 की खरीद बताई, 2162 पे कर रहा है कारोबार, यहाँ पे भी लॉस हो रहा है आपको। शुरुआत करते हैं गॉडफ्रे फिलिप पे। मानस जी, पिछले 6 महीने से ये कंसोलिडेट कर रहा है काउंटर। प्राइस हाइक के बाद, सिगरेट प्राइस हाइक के बाद थोड़ा टूटा था, फिर समझने की कोशिश कर रहा था, लेकिन 2300 के लेवल्स कब तक नजर आ रहे हैं आपको गॉडफ्रे फिलिप में? क्या करना चाहिए? देखिए, गॉडफ्रे फिलिप का तो व्यू थोड़ा नेगेटिव है क्योंकि स्टॉक 200 डे मूविंग एवरेज के ऊपर सस्टेन नहीं कर पा रहा है। अगर ये वापस 2125 के नीचे गया तो फिर गिरावट बढ़ेगी और उस केस में आपको 1950 तक की का प्राइस देखने को मिल सकता है। मेरी राय में कभी भी कोई उछाल मिले तो गॉडफ्रे फिलिप से निकलना ही बेहतर स्ट्रेटजी रहेगी। एचयूएल की जहां तक बात है, देखिए एचयूएल में चांस ले सकते हैं क्योंकि स्टॉक ने एक हायर बॉटम बनाया है, 10-20 डे मूविंग एवरेज को रीगेन किया है। 2100 रुपए के स्टॉप लॉस से पोजीशन को होल्ड करें। 2220 के ऊपर निकलेगा तो 2340 तक की रैली स्टॉक दिखा देगा। ओके, तो ये थी राय गॉडफ्रे फिलिप्स और साथ ही साथ हिंदुस्तान यूनिलीवर के ऊपर। अगले दर्शक मुंबई से शिवाजी हमारे साथ जुड़े हैं। शिवाजी नमस्कार। नमस्कार मैडम, मेरे पास जेनसार टेक्नोलॉजी के 400 शेयर है, एवरेज प्राइस 476 में 1 साल तक होल्ड कर सकता हूँ। इसके बारे में जरा प्लीज कुछ जानकारी। ओके, 400 शेयर्स 476 बाइंग 437 पे कर रहा है कारोबार। पिछले 1 साल में करीबन 50% टूट चुका है। इनफैक्ट पूरा ही सेक्टर पेन में बना हुआ है। 1 साल का नजरिया क्या होगा मानस जी? तो देखिए, पहले तो समझ लें कि स्टॉक का ट्रेंड नेगेटिव है और आज कुछ रिवर्सल के साइन है। अगर रिकवरी देखने को मिले 460-470 की रेंज में तो वहां पर स्टॉक से निकल जाए तो बेहतर रहेगा। खरीदारी करने के लिए इंतजार करना पड़ेगा, जब 525 रुपए के ऊपर निकले तो ही खरीदारी करनी है। ठीक है, जेनसार पर ये व्यू आता हुआ और आज तो काउंटर लगभग 0.3% ऊपर है। आगे बढ़ते हैं और उदय जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं जमशेदपुर से। उदय जी नमस्कार, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग मैम, कैसे हैं? मैं ठीक हूँ सर, आप कैसे हैं? बिल्कुल बढ़िया जी, प्रश्न आपका। मैम मेरे पास जिंदल ट्रेडिंग के 100 शेयर्स है एट द रेट 570, एज वेल एज जिंदल पॉलीफिल्म के भी 100 शेयर्स है, पॉलीफिल्म। ठीक है, एट द रेट 970 100 शेयर। तो अभी एक टाइम था कि मुझे बेनिफिट हो रहा था, बट मैं थोड़ा लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करना चाह रहा था, बट वो अभी दोनों लॉस पे ही चला गया है। तो रिव्यू जानना चाह रहा हूँ
कि निकल जाऊं या फिर वेट करूं? ठीक है, तो जिंदल ड्रिलिंग से शुरुआत करते हैं। आपने जिंदल ड्रिलिंग में कही कि आपकी 570 की खरीद है, 548 पे कर रहा है कारोबार, तो यहाँ पे लॉस हो रहा है। 1 महीने में 10% टूटा है ये पर्टिकुलर काउंटर, और इसका 52 वीक हाई में देख पा रही हूँ 693। क्या किया जाए मानस जी, जिंदल ड्रिलिंग में लॉस झेल रहे हैं ये? तो देखिए, जिंदल ड्रिलिंग की जहां तक बात है, मेरे ख्याल से यहाँ पर निकलना बेहतर रहेगा, क्योंकि बहुत क्लियर ट्रेंड दिख रहा है जो कि डाउन साइड पे है। लोअर टॉप लोअर बॉटम बन रहे हैं, इंपॉर्टेंट मूविंग एवरेज के नीचे ट्रेड कर रहा है। तो कभी कोई उछाल मिले 560 के आसपास, तो वहां पर लॉन्ग पोजीशन से निकले, और खरीदारी तो आपको अब 580 रुपए के ऊपर ही करनी है। ठीक है, सेल एंड राइज की स्ट्रैटेजी आपको जिंदल ड्रिलिंग में अपनानी है। 580 के ऊपर निकले तभी आप बाइंग करने का सोच सकते हैं इस पर्टिकुलर काउंटर में। दूसरा जो इनका प्रश्न है वो जिंदल पॉली फिल्म्स के ऊपर है, जो कि 617 के लेवल पर कर रहा है कारोबार। इनकी खरीद जो है वो 970 की है मानस जी, काफ़ी हाई साइड की खरीद है इनकी, और वहाँ से करेक्ट हो के 617 पे आ गया। 1026 तक गया था ये स्टॉक। क्या किया जाए यहाँ पर, क्या व्यू? देखिए, निकलना तो यहाँ पर भी पड़ेगा, क्योंकि अगर आप देखें तो पिछले करीब 2-3 हफ्ते से स्टॉक 200 मूविंग एवरेज पे सपोर्ट ले रहा था। आज स्टॉक ने 200 मूविंग एवरेज को ब्रेक कर दिया है, तो मेरे ख्याल से तो निकलना बेहतर रहेगा। अगर आप चाहें तो 600 रुपए का स्टॉप लॉस लगा लें, वहां उतना इंतजार कर लें। अगर 600 के नीचे जाए तो आपको लॉन्ग पोजीशन से निकलना है, लेकिन उससे पहले कोई बाउंस बैक देखने को मिले, 700 रुपए तक की रैली देखने को मिले, तो वहां पर लॉन्ग पोजीशन से निकलना बेहतर रहेगा। खरीदारी 800 रुपए के ऊपर करेंगे। ओके, ये थी राय जिंदल पॉली, और खरीदारी जो है वो 800 रुपए के ऊपर करनी है। अगला सवाल दिव्या का आया है। इनके पास ओलेक्ट्रा ग्रीन टेक के 521 के भाव पे 51 शेयर्स हैं पोर्टफोलियो में। इस पूरे एक साल में क्या सीसो पैटर्न यहाँ पे देखने को मिला? एक अच्छा खासा इसने ऊपर टॉप देखा था करीबन 1670 का, उसके बाद ये इसमें गिरावट देखी 900 तक की, और वापस से ये अब 1500 1550 के स्तर पे कामकाज कर रहा है। क्या करा जाए मानस जी? एक सीसो पैटर्न तो देख लिया एक साल में, आगे की जर्नी? देखिए, बेहतरीन स्ट्रक्चर है, और अगर आप एक डीप स्टॉप लॉस लगा सकते हैं तो आप एक साल के लिए पोजीशन को होल्ड करें। स्टॉप लॉस आपको 1250 के नीचे लगाना है। मेरा समझना है कि अगर एक साल का टाइम फ्रेम है, तो आपके टारगेट रहेंगे करीब करीब 2200 रुपए के, जो स्टॉक का ऑल टाइम हाई है। ओलेक्ट्रा ग्रीन टेक ही पूरा जो ईवी स्पेस वाले स्टॉक्स हैं, ये फोकस में अच्छे रिटर्न्स भी दे रहे हैं, और देखिए आज भी अच्छे मूव्स यहाँ पर आते हुए। सवाल अब कुछ और एड्रेस करते हैं, बहुत सारे प्रश्न हम एड्रेस करने की कोशिश करेंगे। प्रदीप जी बिहार से अपना सवाल पूछ रहे हैं प्रोटीन ई गॉव पर, और प्रोटीन टेक्नोलॉजीज इनकी जो खरीद बता रहे 1530 की, तो ये मुझे लगता है 2025 में इन्होंने खरीदा होगा, वो करेक्ट हो के 594 पर आ गया है मानस जी। बहुत लॉस हो रहा है इनको, क्या किया जाए? देखिए, निकल तो बहुत पहले जाना चाहिए था, क्योंकि स्टॉक में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट लेवल ब्रेक किया था। मेरे ख्याल से वो 2000 इसी मंथ में पिछले साल 1260 का लेवल ब्रेक किया था, तब निकलना चाहिए था। लेकिन अब पोजीशन क्योंकि होल्ड कर लिए, तो अब यहाँ पर काफी मुश्किल है डिसाइड करना कि स्टॉक से निकलना चाहिए या नहीं निकलना चाहिए। हालांकि ट्रेंड निगेटिव है, ध्यान रखें, और स्ट्रेंथ तभी मिलेगी जब स्टॉक 700 रुपए के ऊपर निकलेगा। उसके ऊपर निकला तो शायद आपको 850 रुपए तक की रैली देखने को मिल सकती है। तो एक बाउंस बैक के लिए पोजीशन को होल्ड कर सकते हैं, लेकिन इस बार स्टॉप लॉस जरूर से 500 रुपए के नीचे लगा के रखें। ओके, 500 के नीचे आपको स्टॉप लॉस लगाना है। बाउंस बैक के बाद एक रैली मिल सकती है। दे रहा है प्रोटीन ई गव के ऊपर। मानस जी, थैंक यू सो मच इसी के साथ हमारे साथ जुड़ने के लिए, सभी क्वेरीज को आंसर करने के लिए। थैंक्स अ लॉट फॉर जॉइनिंग अस टुडे। तो चलिए, वक्त हो गया है ट्रेडर्स हॉटलाइन को यहीं पे रैप अप करने का, लेकिन आप कहीं में जाइएगा। एक छोटे से ब्रेक के बाद देखिए क्रिप्टो कॉर्नर। CNBC आवाज प्रस्तुत करता है क्रिप्टो कॉर्नर, पावर्ड बाय बाइनेंस। स्वागत है आपका क्रिप्टो कॉर्नर में। आज हमारे गेस्ट हैं बाइनेंस के चीफ मार्केटिंग ऑफिसर योविन शेन। योविन, आई थैंक यू हमारे साथ जुड़ने के लिए। आपने काफ़ी मेजर प्लेटफॉर्म्स अक्रॉस डिसेंट्रलाइज, सेंट्रलाइज्ड, Web3 इंफ्रास्ट्रक्चर यहाँ पर लीड किए हैं। जैसे कि हम यहाँ पर एडिशनल इक्विटीज़ को देख रहे हैं जो यहाँ पर ट्रेड कर रही हैं, लेकिन कैपिटल एलोकेशन जो है वो यहाँ पर शिफ्ट होती हुई नजर आई है क्रिप्टो, ब्लॉकचेन, AI की तरफ। किस तरह से आप देखती हैं प्योर स्पेकुलेशन
वर्सेस एसेट डाइवर्सिफिकेशन जब हम क्रिप्टो की बात करते हैं? Manisha, for the question. Well, first of all, thank you for having me. To your question, I think we definitely move from speculation to more financial infrastructure integration as well as institutionalization. So from the first integration aspects, we have seen the stable coins on the crypto format now passing $33 trillion per year. What that means is that it's double the size of the Visa network globally. So as a result, we've seen those major payment companies are also coming down into further building, and that's a proof that there's a structural shift. And secondly, we also have seen that it's no longer retail doing speculation, but institutional balance sheet has increased significantly. So we've seen about 9% of the total supply, about 120 billion US dollars, which amount to 5 top IT companies in India combined are holding by the corporate balances. So this is also a show that it's a lot of maturity that's coming into this field for effective asset allocation rather than speculation. And something I think is also extremely interesting is the institutionalization makes the capital market healthier. So before SpaceX went IPO, we see a pattern in the pre-IPO market on the crypto blockchain, which is for price discovery. So when we launched the futures of SpaceX, we captured about 60% market share for all the on-chain markets combined. And this actually significantly pointed to what the price could be when SpaceX actually go IPO. So I think that's very fascinating, exciting. When if you look at the traditional equity infrastructure, it is tightly bound by opening bells, meaning that the asset risk gets trapped over the weekend. How does continuous on-chain trading change the rules of game for real price discovery? Yeah, I think this is where the excitement really comes into play, is because of thanks to the technology, we are potentially seeing a complete new game that can modernize the capital markets to the next generation due to the blockchain. And then it allows the market to actually work at an atomic speed that was not possible before. So what that means is that, as you pointed out, there's a huge opportunity that with the capital allocation and risk management happening on chain in off-market hours. That means 24/7 rather than 9 to 5. And then what that means to a lot of the institutions and market participants is that when a macro shock happens, let's say on a Saturday, people can do on-chain capital allocation instantaneously without having to worry about on the Monday bell that they can do something. So this can significantly change the risk profile and allow much faster and better response for the market participants as a result of healthier capital markets. So I think this is really where the game has been changed due to this new paradigm, thanks to the technology. If you look at the retail demographic data for these tokenized instruments, they point heavily towards emerging economies. Is this fragmentation just a temporary retail wave, or are you seeing a permanent structural demand to bypass legacy financial barriers? Yeah, I think that's another exciting area that we're seeing is because of the infrastructure change, we think structurally this is a permanent bottom-up financial inclusion for the opportunities of everyday users. And especially a lot of those asset classes that can now be tokenized to putting on chain is probably for the first time available for savvy everyday users that traditionally was locked up for institutional and only at a local scale. So just an example of the growth of the size of the market, right? So real world assets, which is the tokenized asset format for valuable assets, surged 600% to 31 billion. And then people actually, we see that they want one account for all their financial lives, no matter that's in traditional capital markets or that is for the crypto markets. And this is going to empower the people a lot better with better strategy, better opportunities, and then better options to make them making informed decisions for themselves. So we're very passionate about the technology, not just changing the markets, but making meaningful impact to people through this approach. And finally, Evan, how are you looking at balancing user appetite with strict compliance and risk management?
Yeah, I'll talk about the second part of the question, the compliance and the risk management portion, and then come back to the geopolitics. I think ultimately, when as a platform like ours, we have to really take those as a foundation very seriously. When you serve 320 million users, security and compliance and risk management are the product itself. So to do so effectively, and because of the fastly shifting technological paradigm, we have to catch up. Or leading in that front to ensure that securities for platforms are leading in front of the hackers. So we are heavily relying on AI to empower the systems better to do so. So we have seen that even just in 1 year up to date, the AI empowerment can help to block $6.7 billion to prevent it from being hacked or theft from the hackers. What that means is that those money can stay in users' pockets. And on the compliance front, I think the core principles behind is how to protect the users, how to ensure the market integrity. So to do so, we put a lot of investment in there, like 1,200 people globally. And then for us, that's just the baseline because we have to take that point is very very well taken है. जैसे आपने कहा कि काफ़ी ज़्यादा निवेश यहाँ पर इंडियन मार्केट्स में इमर्जिंग कंट्रीज में हमने आता हुआ देखा है और ऑफ कोर्स कंप्लायंस रिस्क मैनेजमेंट ये कुछ चीज़ें हैं जैसे आपने कहा बाइनेंस काफ़ी स्ट्रांगली इसे करता है अपने इन्वेस्टर्स के लिहाज से. बहुत शुक्रिया आज हमारे साथ यहाँ पर जुड़ने के लिए. इसी के साथ फिलहाल इस कार्यक्रम में इतना ही समय है. हम लौटेंगे लेकर आएंगे खिलाड़ी नंबर 1. CNBC आवाज प्रस्तुत करता है क्रिप्टो कॉर्नर पावर्ड बाय बाइनेंस.